Two major things happened today. The emergency meeting of the UNGA is currently underway. It was called today in the morning and it is now going on in New York. The second is that 4-hour-long talks took place between Russia and Ukraine, but it seems there is a kind of a stalemate. Now, why is there a stalemate? What are the main sticking points? Russia is saying that Ukraine should give up its claims on certain areas which it wants to be declared liberated. Ukraine, on the other hand, is saying that we want there to be complete ceasefire and Russia should pull back its troops, that it should demilitarize areas where its troops have now managed to enter. So these main sticking points, immediate ceasefire and withdrawal of Russian troops, is what Ukraine is demanding. Russia is saying you have to agree to territorial claims of Russia on certain areas. So what is the way forward? What are we really expecting from the UNGA? Zed Tarar, spokesperson of the US State Department, is joining us now. Mr. Tarar, thanks very much for having joined us here in India. आपकी उम्मीदें हैं क्या? UNGA में आज होने क्या वाला है? क्योंकि ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि this is only tokenism. जी Padmaja, thank you very much for having me. देखिए ये टोकन वाली बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए UN जनरल असेंबली के पास एक बेहद मॉरल अथॉरिटी है और शायद सभी समझ सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो हम सुन रहे हैं मॉस्को से और रूस से और पुतिन से, और वो ये है कि ये जो जंग वो लड़ रहे हैं, जो युद्ध लड़ रहे हैं, द वॉर दे स्टार्टेड, ये बिल्कुल ठीक है उनके हिसाब से और इसमें कोई मसला नहीं है, जो कि ज़ाहिरी बात है और कॉमन सेंस की बात है कि ये बिल्कुल गलत है। पुतिन ने बिला वजह बग़ैर किसी नतीजे के लिए उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, उन्होंने अटैक किया और अब वो यूक्रेन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि असल में लग ऐसा रहा है कि रूस एक नया इंपीरियल पावर बनना चाहते हैं और वो अपने पुराने कॉलोनीज़ को एक बार फिर लेके आना चाहते हैं, और यूक्रेन सिर्फ शायद सबसे पहला एग्जाम्पल है इसमें। हम नहीं समझते कि 21st सेंचुरी में कोई ऐसे इंपीरियल एम्बिशन होना चाहिए, और हम बिल्कुल UN जनरल असेंबली के साथ खड़े होकर तैयार हैं कि हम पूरी वर्ल्ड को बताएं कि ये गलत है। ये बताइए कि अगर आप यूक्रेन का समर्थन करते हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, आप उनकी असल मिलिट्री मदद क्यों नहीं कर रहे? वो तो कह रहे हैं कि हमें सोल्जर्स भेजिए, फोर्सेस भेजिए। प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि कोई US फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे, ना कोई नेटो फोर्सेस यूक्रेन में जाएंगे। अब उनके हमारे जो सोच है इसमें ये भी मेरे ख्याल में ज़ाहिरी बात है कि बग़ैर किसी एस्केलेशन के लिए जितना हम काम कर सकते हैं, जितना मदद हम दे सकते हैं, वो देने के लिए तैयार हैं। ये कहते हुए पिछले 24 आवर्स में हमने 300 मिलियन अधिक मिलिट्री रिसोर्सेज का बयान किया है, तो वो भी जाएंगे यूक्रेन में, और हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी वादा किया है पिछले 24 घंटों में, तो इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। हमने $1 बिलियन से ज़्यादा पिछले साल में यूक्रेन को दिया है। But I'm sorry to interrupt you. This is war. एड का उनकी कोई फायदा नहीं है। They need boots on the ground. जब उनके ऊपर गोले दागे जा रहे हैं, they need actual boots on the ground. They are using civilians. So isn't this mere lip service? जो US कर रहा है, जो नेटो कर रहा है, जो UN कर रहा है, ये तो लिप सर्विस है। लोग मर रहे हैं वहां पे, एड का क्या करेंगे? पद्माजा, ये मैं बिल्कुल इस फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ। हम भी टीवी को देख रहे हैं, हम भी रिपोर्ट्स को हम सुन रहे हैं, तो बिल्कुल ये जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है बिल्कुल ये एक समझ सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से हमने आगे कैसे जाना है और हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं। पहली बात तो ये हमने ये नहीं भूलना कि ये शुरू सिर्फ पुतिन से हुआ है और सिर्फ रूस से हुआ है, तो अगर हमने अपनी नाराज़गी को कोई फोकस करना है
वो रूस पे होना चाहिए, जिनके कसूर, जिनके फौजी ट्रूप्स, जिनके सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में लोगों को मार रहे हैं और जिनके मिसाइल्स यूक्रेन के लोगों को का जान छीन रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। जहाँ तक हमारे एफर्ट्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो सपोर्ट मिल रही है यूक्रेनियन फोर्सेस को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हम सैंक्शंस लगा रहे हैं रूस पर, वो इंतहाई सख्त हैं। सो ये भी हमने नहीं भूलना कि जो हम कर रहे हैं वो unprecedented sanctions है। So you're saying that eventually they are going to buckle because of the economic blowback that they are facing. Tell me honestly, इसका end game है क्या? Now basically Ukraine कह रहा है that Russia has to withdraw troops. Russia is saying nothing doing. What is the end game now? How long is this status quo going to continue? Right, Padmaja, देखिए ये भी कहने में मुश्किल है, क्योंकि असल में जवाब सिर्फ पुतिन के पास है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये कब ख़त्म हो सकता है? एटलीस्ट मैं ये इतना कह सकता हूँ कि जो प्रेसिडेंट बाइडन चंद दिन पहले उन्होंने यही कहा है कि आने वाले दिन, हफ्ते और शायद महीने बहुत मुश्किल होंगे यूक्रेन और यूक्रेन के आम लोगों के लिए। इसमें कोई शक नहीं है और कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं यूक्रेन के लिए, और जितना हम कर सकते हैं, जितना मुमकिन है इस वक्त, वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन ने ये भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई अमेरिकी फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे, नेटो फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेटो रूस पर नहीं हमला करेगा, ना रूस का कोई भी ख़तरा है नेटो से। ये बताइए, I was reading a New York Times report which mentioned that US intelligence shared details with China as far back as last year कि यूक्रेन के बॉर्डर पे रशियन ट्रूप्स बिल्डअप कर रहे थे। China shared that intelligence with Russia. What do you make of China's role in precipitating this entire crisis? Look, Padmaja, you know this. We don't usually go into details on intelligence matters. लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हम समझते हैं कि चीन का भी एक रोल है इसमें, और हम उम्मीद करते हैं कि that role will be a positive one that will enforce the international order. Finally, I want to ask you about the kind of rescue efforts, one, that India is carrying out. Why did the US decide to not evacuate its citizens who are in Ukraine? Padmaja, you've probably heard this कि हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है अपने citizens को कि हमारे जो resources होंगे एक दफ़ा once this war had started, जो हमारे resources होंगे वो कम होंगे। तो हमने बहुत ही clearly सबको बताया कि you needed to leave Ukraine as soon as possible, and that was some weeks ago. All right, Zed Tarar, thank you very much for having joined us. As a final question, even as we are getting news right now that the talks between Russia and Ukraine have just concluded after 5 hours, and the only thing that has come out of it that they have agreed to talk further. They have said, we will resume these talks in quote unquote the near future. How long do you think this conflict is going to stretch out? Because we've seen standoffs which have gone on for 4-5 years. How long do you think this is going to stretch? देखिए पद्माजा, ये बहुत मुश्किल होगा. This is hard to say. लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ? What I can tell you is कि हम क्या करेंगे और international community क्या करेगी. And that is कि हमने रूस पर pressure लगाना है और हमने एक आवाज़ से ये कहना है कि ये जंग बिल्कुल गलत है और बिल्कुल नाजायज़ है और हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं. All right, you are standing with Ukraine. However, both countries are standing their ground right now when it comes to their territorial